दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। झारखंड, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, ओडिशा, सौराष्ट्र कच्छ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई करें, वहीं शिमला मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं, साथ ही बैंगन की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा हल्दी के खेत से खरपतवार निकाल लें। किसान अदरक के खेत से भी घास फूस निकालें। हिमाचल प्रदेश में ब्रोकली की रोपाई कर लें, यहाँ फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। अभी धान के खेत से जल निकासी की व्यवस्था करें। किसान मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। वहां करेले के खेत से भी जल निकासी की सही ढंग से व्यवस्था कर लें। हिमाचल में खीरे के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर लें। किसान हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई करें। यहाँ अमरूद की रोपाई कर लें। इसके अलावा आंवले की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू की रोपाई करने का समय उचित है। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। यहीं उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। साथ ही मूंग के खेत से भी खरपतवार निकालें। इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान लीची की रोपाई कर सकते हैं। वहां ज्वार के खेत में निराई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया।
जिसे अच्छा माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 34 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे देश की जो सरकार है, हमारे किसानों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयास करती आई है और अब कर भी रही है। बता दें आपको कि हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को बिचौलियों से होने वाली परेशानी से दूर किया है हमारे देश की सरकार ने। जी हाँ, किसान उत्पादक संगठन की शुरुआत की है। इस योजना का शुभारंभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। जानकारी दें आपको कि 6,865 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना का शुभ आरंभ किया गया है, ताकि हमारे किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, वो आत्मनिर्भर बन सकें और उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके। आज के विचार विमर्श में बात होगी इसी पर। जी हाँ, विषय रहेगा किसान उत्पादक संगठन। ये किसान उत्पादक संगठन आखिर हैं क्या, कैसे इनके तहत काम होता है, किसान अगर जुड़ना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया उन्हें अपनानी होगी, ये कई सवाल आप सभी के मन में होंगे। आज इन्हीं पर हम विचार विमर्श करेंगे, इन्हीं के जो जवाब हैं उन्हें तलाशेंगे। तो आइए आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं मौजूद हैं स्टूडियो में, आज हमें जागरूक करने के लिए। परिचय करवा देते हैं, डॉक्टर JPS जब्बार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये वैज्ञानिक हैं ICAR IRI पूसा नई दिल्ली में। साथ ही साथ बता दें डॉक्टर SK सिंह जी उपस्थित हैं यहाँ पर। ये उप कृषि विपणन सलाहकार हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे अन्नदाता, हमारे देश के किसान कुलदीप सिंह जी, जो आज चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। आप यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे साथ हमें जागरूक करने के लिए, हमारे साथ जानकारियाँ साझा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी। हाँ, तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान उत्पादक संगठन, जिसे हम FPO भी कहते हैं, किसानों का एक समूह होता है जो कृषि उत्पादन के कामों में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए FPO का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी होता है। अगर बात FPO बनाने के मकसद की करें, बीज उत्पादन, मूल्य वर्धित उत्पाद, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार, दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये किसान उत्पादक संगठन किसानों व उत्पादकों की ऐसी चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था।
और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करने के साथ ही 10,000वां एफपीओ बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया। इतना ही नहीं, अब तो एफपीओ ई-नैम प्लेटफॉर्म से भी जुड़ रहे हैं। बता दें कि 4,518 किसान उत्पादक संगठन ई-नैम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। अगर बात फायदे की करें तो एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एफपीओ को बनाने और इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एफपीओ केवल संगठन नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, सौदेबाजी की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने वाली एक अभूतपूर्व ताकत है। ये एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसान उत्पादक संगठन आखिर है क्या? हमारे बहुत सारे किसान, करोड़ों किसान इनसे जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी नहीं जानता है। तो आइए उन्हीं के लिए हम शुरुआत कर लेते हैं इसी सवाल के साथ कि किसान उत्पादक संगठन आखिर है क्या? क्या कहेंगे डॉक्टर दबास इसको लेकर आप? आदित्य जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि किसान उत्पादक संगठन वो चीज़ है संगे शक्ति, यानी कि संघ में शक्ति है। जब हम साथ मिल जाते हैं तो हमारी शक्ति दोगुनी और तिगुनी बढ़ जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों को भी संघ में मिलना चाहिए, साथ होना चाहिए। और जब साथ होकर वो काम करेंगे तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान वो खुद ही निकाल लेंगे। और संघ जो हमें बनाना है वो अपने विकास के लिए बनाना है, हमें अपने कृषि के विकास के लिए बनाना है, हमने अपनी उत्पादन लागत कम करने के लिए बनाना है, हमने अपने उत्पाद जो हमने क्या पैदा किया है उसके अंदर मूल्य संवर्धन के लिए बनाना है, हमें जो मूल्य संवर्धित उत्पाद पैदा किया है उसको किस प्रकार से विपणन करना है, कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, ये सारी की सारी प्रक्रिया इस संघ के अंदर आती हैं। और जब हम ये सब काम करते हैं तो हमारी उत्पादन लागत कम होती है, और उत्पादन लागत कम होने के साथ साथ में जो हमारा उत्पाद है उसके में ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात यहाँ कहावत साबित हो जाती है कि किसान ने जो मेहनत की है उसका उत्पाद तो आया ही है, लेकिन उत्पाद में मूल्य संवर्धन करने के बाद में उसकी मेहनत और चौगुनी बढ़ जाती है, उसकी आमदनी, और आमदनी बढ़ाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने देखा वो जितने भी सेक्टर हैं, चाहे कोई छोटा हो सेक्टर चाहे बड़ा सेक्टर हो, सभी में संघ या कोई न कोई यूनियन या कोई न कोई संस्था बनी हुई है जो उनके कल्याण के लिए काम करती है। तो किसानों के कल्याण के काम करने के लिए या तो सहकारी समितियाँ हैं या फिर ये किसान उत्पादन संगठन है जिनमें किसान जुड़ के अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और देश के विकास में और एक महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान उत्पादक संगठन किसानों को एक साथ ला करके आगे बढ़ाने का बहुत ही बड़ा हम उदाहरण कह सकते हैं। वैसे ही कहा जाता है कि एकता में शक्ति है। अगर हम एकजुट होकर काम करते हैं तो बिल्कुल सफलता आसानी से हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर अकेले आगे बढ़ेंगे तो कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलने में समय ज़्यादा लग जाए। तो ऐसे में एकजुट होकर किसान उत्पादक संगठन बनाकर हमारे किसान आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो हमारी सरकार की हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी सोच है। क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह इसको लेकर? हमारे किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। लक्ष्य रखा गया था 10,000 एफपीओ का जो अब प्राप्त भी हो चुका है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा प्रश्न है जी, क्योंकि इस स्कीम की सफलता का मापदंड यही हो सकता है कि जो लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया था वो समय से पूर्व ही प्राप्त हो गया जी। तो लक्ष्य प्राप्त होने का मतलब जो गठन किया जाना था 10,000 वो 10,000 एफपीओ देश में गठित हो गए हैं जी। लेकिन उद्देश्य की पूर्णता यहीं पर नहीं हो जाती है, क्योंकि इसका एक मतलब था कि ये सस्टेन करें, ये आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें। तो अब जरूरत कहाँ है कि जैसे देखा गया कि किया क्या जाना चाहिए, निश्चित तौर पर सहकार के सिद्धांत पर बने हैं और इसका एक महत्वपूर्ण बात है कि
इसको उद्यमी बनाना है, किसानों को और किसानी को उद्यमी बनाना है। इसीलिए इसमें सहकार के साथ साथ कंपनी का भी पुट शामिल किया गया, कंपनी की भी सोच शामिल की गई, जिसके माध्यम से यह बेसिकली 3 सिद्धांतों पर जो अर्थव्यवस्था है देश की, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो किसान की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति है, उसको सुधारना है। वो कैसे? नंबर 1 कि आपको प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कम करना है, ये एफपीओ ही कर सकता है, उसमें विभिन्न तरीके से अपना करके। दूसरा ये है कि किसान पहले भी पैदा करता था, बिना एफपीओ के भी बेच देता था, मंडियों में ले जा करके एग्रीगेटर को भी बेच देता था, लेकिन वो जो उसमें वैल्यू ऐड होता था, वैल्यू चाहे वो उसकी प्रोसेसिंग करके हो, चाहे वो पैकेजिंग किया जाए, चाहे वो आजकल ब्रांडिंग खूब चलती है, ब्रांडिंग किया जाए, ये और लोग ले लेते हैं, जिसे हम बिचौलिए भी कह लेते हैं। तो ये लाभ भी उन्हीं को मिले। और तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात है कि मार्केट के साथ जुड़ने में एक छोटे छोटे किसानों को, आप जानते हैं कि देश में 90% किसान छोटे एवं मझौले हैं, उनको उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जोत है। तो उस स्थिति में क्या होता था कि अपनी उपज को विपणन व्यवस्था तक ले जाना, खरीदारों से अच्छे से वार्तालाप करना, निगोशिएट करना, इन सब दिक्कतों की बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत दिक्कत होती थी। तो इन चुनौतियों को पार पाने के लिए सरकार ने गठन तो कर लिया। अब गठन के बाद इनका, इसीलिए योजना का नाम देखें, फार्मेशन एंड प्रमोशन है। अब प्रमोशनल पार्ट पर सरकार जोर दे रही है, किसानों के साथ, एफपीओ के साथ काम कर रही है कि उनको विपणन की व्यवस्था कैसे कराई जाए, उनको जो है लोन वगैरह, क्योंकि क्रेडिट एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, उस क्रेडिट की उपलब्धता कैसे कराई जाए, साख कैसे मिले, तो उन सभी मुद्दों पर सरकार अब काम कर रही है ताकि ये अच्छे से इकोनॉमिकली सस्टेन कर जाए और अपना आय खुद करें। बिल्कुल, गठन तो हो गया है, लेकिन अब इनके तहत सफलतापूर्वक कार्य होता रहे, किसानों को हर सहूलियत मिल सके, इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं। कुलदीप जी, आप एक अन्नदाता हैं, आपको क्या लगता है कि पहले जब किसान उत्पादक संगठन नहीं थे, हमारे किसान आसानी से काम करते थे, या फिर अब बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं? क्या कहेंगे, आपका नजरिया क्या है? देखो, इसमें बहुत पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो संगठन ही, जैसे संगठित परिवार होते थे, जी बड़े बड़े परिवार बड़े सांझे में रहते थे, एक एक परिवार काफी कई उनके भाई, पूरा परिवार बड़ा परिवार होता था, तो वो भी एक संगठन का रूप था और बड़ी जमीनें थी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भी कि अब छोटे किसान होते जा रहे हैं, परिवार भी अलग अलग होते जा रहे हैं, तो उसमें संगठन की बहुत जरूरत है। तो इकट्ठे होकर के जो कार्य करेंगे तो उसमें सभी चीजों की सुविधा होती है। जैसे कि हमें कोई खरीदारी करनी है तो वो हमें आसानी से इकट्ठा सामान लेंगे तो हमें कम रेट में मिलेगा। हम इकट्ठा होकर के जैसे उसको बेचेंगे तो वो हमें ठीक भाव में लेने के लिए, पहले हम क्या करते थे कि मंडियों में जाते थे, मंडियों में जा करके वहाँ पर हमारे केवल किसान एक ऐसा है जिसके फसल का भाव और कोई लगाता है। अब हम अगर इकट्ठे होकर के बेचेंगे तो उसमें हमें जो है तो हमारा अपना भाव, हम कह सकते हैं कि हमारे जितनी कीमत है उसको हम कीमत बताएंगे और कीमत हमें उतनी ही मिलेगी जी। तो इकट्ठा होने का ये फ़ायदा है। दूसरा, एक मैं जैसे पीछे भी वैसे कहावतें भी हैं इस प्रकार की, सिर्फ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके हाथ बटाना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारे पीछे से ही चलता आ रहा है कि हमें इकट्ठे होकर के काम करना चाहिए और इकट्ठे साथ में होकर के करेंगे तो दोनों चीजें हैं। सरकार को भी इसमें सहूलियत है, सुविधाएं हैं, सरकार बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन सुविधा भी है कि एक किसान को संभालना। एक इकट्ठे एफपीओ हो जाएंगे सारे के सारे जो हो, उसको एक इकट्ठे एक जगह उनको पैसा या जो कुछ भी देना है हमें, तो वो एक जगह उसको देख लेना, तो उससे काफ़ी किसान को भी लाभ है और सरकार को भी हर सुविधा के लिए हमें काफ़ी इसके लिए लाभ है। कोई मशीनरी खरीदनी है तो उसके लिए भी महंगी है, वो एक साथ हम खरीद सकते हैं, एक साथ हम मिल करके इकट्ठा उसको खरीद लेंगे। 1 एकड़ का 2 एकड़ का जो किसान है तो वो कैसा कोई भी नहीं ना खरीद पाता। पहले जैसे बैल थे तो बैल से हम छोटे किसान वो भी कर लेते थे, अब जो है बैल तो है नहीं, मशीनरी किसी के इतना अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो एक किसान खरीद ले, तो उसके लिए जो है एक इकट्ठे होकर के हम मशीन भी और उससे सरकार से भी सहयोग ले सकते हैं।
तो वो सारा का सारा बड़ा आसान हो जाता है इससे। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर बहुत सारी सहूलियतें हमारे किसानों को मिल रही हैं। एकजुट होकर अगर हमारे किसान आगे बढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाती है खेती किसानी। जो समस्याएं अकेले खेती करने में आती हैं उनके समाधान आपको एकजुट होकर खेती करने में यहाँ मिल जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमारे किसान जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है? डॉक्टर डबास, इस बारे में आप जानकारी देंगे? बिल्कुल, हमारे जो भी किसान भाई जो खेती करते हैं या जो खेती में रुचि रखते हैं वो सभी मिलके अपना काम कर सकते हैं। मिलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें कम से कम 11 आदमी अगर मिलते हैं और एक अपनी संस्था बनाते हैं और हमें कुछ एक अनुदान इकट्ठा करना होता है, क्योंकि इसमें दो बातें आती हैं। जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें या हम किसान उत्पादक संघ की बात करें कि इसमें जो पूंजी होती है हमारी साझे की होती है, साथ साथ में सरकार का सहयोग मिल जाता है, तो हमारी जो साझे की पूंजी है उसकी और ताकत बढ़ जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें अपना अंशदान यानी कि एक शेयर लेना होता है, साथ साथ में उसकी एंट्री फी होती है और एंट्री फी होने के बाद में इसके बाइलाज बनते हैं, यानी कि हमने उस संस्था को किस प्रकार से चलाना है, कितने आदमियों की संस्था है, क्या हमारी संस्था के उद्देश्य हैं, हमारी संस्था कितनी परिधि की है, हमारी संस्था क्या क्या काम करेगी, हमारी संस्था के काम करने का तरीका क्या है, ये सभी की सभी चीज़ें इस किस्म के बाइलाज बनाए जाएंगे। और ये बाइलाज हमारे सब किसान मिल के बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही पालन करना है और उनको ही इन्होंने बनाना है। और बाइलाज ही किसी भी संगठन की जान होते हैं, यानी कि उसके जो कायदे कानून होते हैं वही उसकी जान होते हैं। और उसी में हम सब लोग तय करते हैं कि किस प्रकार से इसमें इलेक्शन होगा, किस प्रकार से इसमें एक्टिविटी होगी, कौन किसके के लिए जिम्मेवार होगा, कौन नहीं होगा, और कब कब इसकी मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या एजेंडा रहेगा, उस मीटिंग के एजेंडे में हम क्या क्या काम करेंगे, ये सारी की सारी बातें जो हमारे बाइलाज आते हैं उस बाइलाज के अंदर लिखी जाती है। और जब बाइलाज तैयार हो जाते हैं तो हम इनको देते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ या कंपनी सेक्रेटरी के यहाँ, तो वो उनको देख के रजिस्टर करते हैं। तो इस प्रकार जो भारत सरकार की योजना थी वो तो ये थी कि जितने प्लेन एरिया यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं इनमें अगर 300 से ज़्यादा किसी संगठन के मेंबर हैं तो उसी संगठन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जो दुर्गम एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे क्षेत्र थोड़े मुश्किल हैं, तो वहाँ पे इस संख्या का 100 कर दिया गया था। लेकिन जिस संस्था में जितने ज़्यादा सदस्य होंगे, जिस संस्था के पास जितना ज़्यादा अंशदान होगा वो उतना ही अच्छा काम कर पाएगी। और इसमें जब तक हमारे सदस्य मिलजुल के काम नहीं करेंगे, यानी कि हमें कौन सी किस्म के बीज लेने हैं, कब लेने हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा बीज लेने वाले क्यों बने, किसान बीज बेचने वाले बने, यानी कि किसान उत्पादक संगठन ही खुद बीज तैयार करें। कुलदीप जी बैठे हैं ऐसी जगह से बैठे हैं जहाँ पे 1965-66 के अंदर हमारे ये शुरुआत हुई थी इसकी हाई यील्डिंग में वैरायटी प्रोग्राम की, जो हमारा चला था ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी वो कुलदीप जी के गांव से ही शुरुआत हुई थी। तो उसमें भी एक सोसाइटी बनी थी, संगठन बना था, उसी संगठन के माध्यम से हमने बीज उत्पादन का काम शुरू किया था। तो आज भी उस किस्म के संगठन की आवश्यकता है, क्योंकि किसान भाई जो भी बीज खरीदते हैं, खासकर संकर बीज जितने भी खरीदते हैं उनकी उत्पादन लागत होती है 100 रुपये, लेकिन किसान को मिलते हैं 1000 रुपये के, यानी कि उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग की ही लागत खर्चा इतना आ जाता है जो किसान के आंखों से निकल काफ़ी उसको दिक्कत होती है कि पैदा भी किसान ने किया, उपयोग भी किसान कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट कोई और ले रहा है। हमें ये प्रॉफिट अपने किसानों को देना है और किसान इसको तभी ले पाएंगे जब वो किसान उत्पादक संगठन करके अपना बीज तैयार करेंगे। और बीज तैयार करने पर ही हमें नहीं रुकना है, बल्कि बीज तैयार करने के बाद और हमें आगे बढ़ना है। और आज बहुत बड़ी संभावना है बीज के लिए। इसी तरह बहुत से संगठन ऐसे हो सकते हैं, जैसे कहीं ये आम का क्षेत्र है तो वहाँ हम आम के कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, आम का कैसे विपणन कर सकते हैं। तो सरकार ने हर ज़िले के साथ में एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है जो उस ज़िले की खास पहचान है, कि जिससे कि हमारे जो संगठन है वो उसका एक माध्यम लेके, उसको एक बेस लेके आगे बढ़ें। हम भी चाहते हैं कि हमारा उत्पादन किसान जो उत्पादन करता है उसके उत्पादन की लागत कम हो। लागत कम कब होगी? जब वो बीज एक साथ खरीदेगा, जब वो खाद एक साथ खरीदेगा, जो दवाइयाँ एक साथ खरीदेगा। और खरीदेगा भी कहाँ से? कि जो बनाने वाली कंपनी से सीधा खरीदेगा। वो जितने भी बिचौलियों की चेन कम हो जाएगी उतना ही किसान के संगठन को ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जब किसान ने कोई चीज़ पैदा की है, पैदा करने के बाद उसमें क्या क्या ग्रेडिंग होनी है, कैसे उसको पैकेजिंग करना है, कहाँ हमें उसको मार्केट करना है, और जब मिलके मार्केट करते हैं या वैल्यू एडिशन करते हैं, उसमें मूल्य संवर्धन करते हैं, तो गांव में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और साथ साथ में पैसा भी ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से हमारे किसानों को आजकल एक नई तकनीक आ रही है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि किसानों को स्प्रे करने के लिए कम ताकत के साथ में काम कर सकते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, कुछ और ऐसी तकनीकियाँ हैं
जिनमें कुछ पैसा ज़्यादा लगता है, तो वहाँ हर किसान वो मशीन नहीं खरीद पाते हैं। तो हमारे किसान के उत्पादन संगठन जो है ये उस मशीनरी को खरीद के सबके इस्तेमाल में प्रयोग करेंगे, तो उससे और ज़्यादा लाभ होगा। तो और इसमें महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो भी हम भंडारण करते हैं या जो मूल्य संवर्धन करते हैं उनमें महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक है। आज कृषक महिला भी कृषक के साथ में मिलकर काम कर रही है, और बल्कि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे कृषक महिला ने काफी बड़ा बेड़ा उठा रखा है। जैसे हरियाणा में जितना भी दूध का उत्पादन होता है उसमें अधिकतर जो योगदान है वो भारतीय महिलाओं का, कृषक महिलाओं का है। जी, तो हम कह सकते हैं कि एक साथ अगर आकर के बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए आपने जितने उदाहरण दिए हैं कि हमारे किसानों को कितनी सुविधाएं मिल जाती हैं, कितना लाभ मिल जाता है, और कैसे बनाना है इसके बारे में पूरा ब्यौरा हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है। हर बारीकी जो जानकारी है आप तक पहुंचाई है। ऐसे ही और आपको जागरूक करेंगे, एफपीओ के फायदों के बारे में बताएंगे। आप जुड़ना चाहते हैं, प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए रुकना होगा आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है किसान उत्पादक संगठन के बारे में। ये उत्पादक संगठन किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी हैं। हमारे तीनों ही जो मेहमान हैं हमें बता चुके हैं, अपने अनुभव हमारे किसान भाई हमसे साझा कर चुके हैं। कैसे बनते हैं इसके बारे में जानकारी मिल गई है, लेकिन अगर हमारे कोई किसान इसके फायदे जानकर इससे जुड़ना चाहे तो प्रक्रिया क्या रहती है, इसके बारे में डॉक्टर सिंह आप जानकारी देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसान इसमें कैसे जुड़े और कैसे लाभ ले। जी, तो किसान भाइयों को मैं यह बताना चाहूँगा कि केवल एफपीओ बनाना ही जरूरी नहीं है, एफपीओ के साथ जुड़ना जरूरी है। तो जैसे 10,000 एफपीओ भारत सरकार के एफपीओ तो बन गए, लेकिन किसान भाइयों को मैं पुनः बताना चाहूँगा कि यह हर ब्लॉक में एक एफपीओ तो अनिवार्य रूप में बने हैं, क्योंकि देश में करीब 7,200 के आसपास ब्लॉक्स हैं, कहीं कहीं 2-2 एफपीओ भी बने हैं, और विशिष्ट प्रकार के भी एफपीओ बने हैं। जैसे वो ऑर्गेनिक एफपीओ हो सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग के लिए एफपीओ हो सकते हैं, आपके ऑयल सीड के एफपीओ हो सकते हैं, फूड्स के एफपीओ हो सकते हैं, ये बहुत प्रकार के हैं। तो आपको करना क्या है, आपको, क्योंकि यहाँ पर हर जिले के जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी इसकी कमेटी का नोडल है, जिसे हम मेंबर सेक्रेटरी कहते हैं। तो उसकी जानकारी में होता है कि एफपीओ कहाँ पे है, कैसे है। तो आप देख लें, अगर आपका उत्पाद उसके साथ मैच खाता है, वो खाता ही होगा, क्योंकि आप उसी ब्लॉक के रहने वाले हैं जिस ब्लॉक में एफपीओ बना है। तो आप जाके वहाँ सदस्य बन जाएं, क्योंकि न्यूनतम संख्या वो न्यूनतम है। उसका आधार ये था कि आर्थिक तौर पर कितनी संख्या में वायबल होता है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक सीमा तक इसकी वायबिलिटी बढ़ती जाती है। मैं दूसरी बात और कहूँगा किसान भाइयों को कि केंद्र के अलावा लगभग हर राज्य सरकारें इस योजना को चला रही हैं। तो आप राज्य सरकार के उद्यान विभाग, आप ध्यान दें, उद्यान विभाग, कृषि विभाग या कृषि विपणन विभाग या कृषि मंडी बोर्ड जिसे हम कहते हैं, तीनों में जहां चलता हो वहां जाकर के आप जुड़ जाएं। नया एफपीओ बनाने की, अब यहाँ नया एफपीओ बना सकते हैं, नया एफपीओ बनाने की कार्यवाही कर सकते हैं। अब इसमें लाभ सामान्यतः स्कीमों में, योजनाओं में क्या क्या मिलता है, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो।
तो प्रायः इसमें एक मैनेजमेंट प्रबंधन, लागत प्रबंधन, कास्ट हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो उसमें आप सीईओ वगैरह रखते हैं, क्योंकि वो बहुत, अभी हम आगे चर्चा में सीईओ के बारे में भी बात करेंगे, वो उसका सैलरी की प्रतिपूर्ति की जाती है। आप अकाउंटेंट रखते हैं, उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। आप ऑफिस खोलते हैं, उस किराए का भाग भी कंपनसेट किया जाता है। तो इस तरीके से एफपीओ के प्रबंधन में जो लगता है वो दिया जाता है। लगभग हर एफपीओ की स्कीम, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो। जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है, ये 18 लाख रुपया प्रति एफपीओ इसमें दिया जाता है। अब दूसरी बात आती है, दूसरा क्या लाभ मिलता है किसान को। अगर आप इसमें जो होता है, एक तो इक्विटी ग्रांट होती है। इक्विटी ग्रांट का मतलब होता है आपका अंशदान। वो एक कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, आप मालिक हैं, तो आप जितना अंशदान देते हैं हर योजना में अलग अलग होगा। जैसे भारत सरकार की जो योजना थी उसमें यह था कि अधिकतम एक फार्मर मेंबर, किसान सदस्य 2000 रुपया अगर जमा करेगा तो उतनी ही मात्रा इक्विटी भारत सरकार दे देती थी। इसकी सीमा हम लोगों ने 15 लाख रुपया तय की थी। सामान्यतः राज्य सरकार की योजनाओं में भी यही है, लेकिन चूंकि राज्य सरकारें अलग अलग हैं तो वहाँ की के अनुसार अलग अलग ले सकते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण समस्या हुआ करती थी किसानों के लिए कि भाई एफपीओ को तो कोई लोन नहीं देता, क्योंकि कोलैटरल मांगेगा। कौन सी कोलैटरल किसान के पास है, किसान उत्पादक संगठनों के पास है। तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जो है एक फंड क्रिएट किया है, क्रेडिट गारंटी फंड हम लोग कहते हैं। तो इसमें आपको ना ही कोई जमानत लगाना है, ना ही कुछ भी नहीं करना है। ये कोलैटरल फ्री लोन हम लोग बोलते हैं। आप बैंक में चले जाएं, बैंक जो है आपका जो भी लेना चाहें, जो भी आपको ट्रैक्टर खरीदना है या कुछ बिजनेस प्लान के अनुसार आपको कुछ और करना है, उस अनुसार जो भी लोन लेना है, तो 2 करोड़ की सीमा तक जो प्रोजेक्ट होता है उसका कहीं 80%, कहीं 85% मिल जाता है। चीपर लोन मिल जाता है, क्योंकि आप जब जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जो ना कहें कि जो फाइनेंस तो करते हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर के हैं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर, बिल्कुल ब्याज दर बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप सरकारी बैंक के पास से जाते हैं, वहां से लोन लेते हैं, तो आपको कम ब्याज पर मिलता है। दूसरा, वो आपको क्रेडिट, कोई गारंटी वगैरह, कोई आपकी जगह जमीन रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो इसके मोटा मोटा लाभ फायदे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जुड़ना आपको बहुत जरूरी है। किस तरह से जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी है आपको, और कितने लाभ आपको इससे जुड़ने के बाद मिल सकते हैं, इसके बारे में भी जागरूक किया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप अभी तक किसी एफपीओ से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने कदम इस ओर अब जरूर बढ़ाएंगे। कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप किसी एफपीओ से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं एफपीओ से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि इसमें हमारे दिल्ली में विशेष को डॉक्टर साहब ने जो बताया कि राज्य सरकारें हैं, जी। तो दिल्ली में हमारा जो है किसान का दर्जा ही खत्म कर रखा है पहले से ही। तो केंद्र सरकार की जो सुविधाएं हैं वो कुछ मिल रही हैं, जो मिलनी चाहिए वो उतनी नहीं मिल रही। तो ये हमारे अंदर दिल्ली में एक दुर्भाग्य है किसानों का, जिसके कारण वो उनको पूरा सुविधाएं नहीं मिल रही जी। वो ऐसे होना चाहिए। और सारा का सारा किसान अभी कमी नहीं है, काफ़ी किसान हैं दिल्ली में भी। और उसका अभी ये पीछे सरकार जब बनी, बीजेपी का सरकार आई, तो उस समय भी ये कहा गया था भाई हमें आगे किसानों का दर्जा वापस देंगे। केंद्र सरकार ने का भी दबाव था, शिवराज चौहान जी के पास भी हम गए थे, उस समय भी यही था कि भाई अभी तक दे देना चाहिए था, पहले ख़त्म नहीं करना चाहिए था जब किसान हैं तो लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं हुआ है, और वो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो यहाँ पर अर्जी लगी हुई है उसे बिल्कुल उस प्रकार हो, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी जो ये जानकारी है आला अधिकारियों तक ज़रूर पहुँचे, और आपकी जो यहाँ पर सलाह दी जा रही है आप लोगों के द्वारा उसे ज़रूर पूरा किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, अगर एफपीओ, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आप नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन एफपीओ से जुड़कर हमारे किसान क्या बदलाव महसूस कर सकते हैं? बहुत अच्छा बदलाव महसूस कर सकते हैं। हमें काफ़ी कार्य कर सकते हैं उसमें मिलजुल करके। जैसे मैंने पहले भी बताया कि छोटा किसान जो है उसको काफ़ी दिक्कतें हैं, वो अच्छी तरह मशीन नहीं खरीद पाता, अच्छी तरह अपना कार्य नहीं कर पाता। इकट्ठे होकर के बहुत सारा कार्य हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें और भी जो है इसमें, जैसे हमें उसमें जाएं, नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती में भी जाएं, तो वो भी हम एक अच्छा उसमें कर सकते हैं मिलजुल करके। जो सुविधाएं भी हम सरकार से अच्छी तरह ले सकते हैं। और
जहां तक हम देखें कि नेचुरल की प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं तो वो ज्यादा बहुत बढ़िया रहेगा, और बिचौलियों से भी इसमें काफी हम बच सकते हैं। ठीक से जैसे चीजों की, दवाइयों की या और भी बीजों की जो जरूरत पड़ती है वो हमें आसानी से हमें प्राप्त कर सकें, सरकार से भी मिलजुल करके हम बातचीत कर सकते हैं उससे। और जैसे हमारे यहाँ फूसा है और भी वो कई संगठन हैं जो सरकारी संगठन हैं जो, तो उनसे भी हम मिल करके जो है उसकी सुविधा, हमें कई बार किसान को क्या दिक्कत होती है कि हमें पता नहीं है कि हमें दवाई लगानी क्या है जी, लेकिन हम जाते हैं सीधा दुकानदार के पास, तो दुकानदार तो उसी चीज को देगा जहां उसको 1-2 रुपया ज्यादा बचता होगा, तो वो भले ही हमें महंगी पड़े लेकिन उसकी बचत, वो तो अपनी बचत देखेगा ना, और वो लाभ कितना देगी, तो हम उसका लाभ भी हम इकट्ठे होकर के और जांच पड़ताल करके हम उसका भी लाभ ले सकते हैं कि भाई हमें कौन सी दवाई अब किस समय क्या यूज करना है, कितना पानी देना है, कितना कौन सा बीज यूज करना चाहिए जी। तो बीज भी हमें पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी दवा साहब ने बताया था कि हमारे गांव में ही ये बीज थोड़ा थोड़ा मिला था, नए बीज जब पैदा हुए उस समय 2-2 किलो 5-5 किलो किसानों को बीज दिया गया था और उन्हीं को उगा करके खूब सारा जो है बीज पैदा किया, और वो ऐसा किया भी गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो मामला सिमटता चला गया। अब सारा का सारा वो जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने उस चीज को ले लिया और वो बीज के इस प्रकार से जो बीज हैं बेचते हैं, किसानों से ही खरीदते हैं और किसानों को ही महंगे भाव में वो बेचते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ये जो परेशानियां हमारे किसानों को पहले आती थी, अब इन परेशानियों से दूर होना है तो किसान उत्पादक संगठन से आप जरूर यहाँ पर जुड़िए। मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर डब्बास का। डॉक्टर डब्बास, आपने बताया कि 11 जो लोग हैं वो शुरू कर सकते हैं, क्या कोई इसमें सीमा भी निर्धारित की गई है कि इतने ही किसान जुड़ेंगे या फिर कितने भी लोग जुड़ सकते हैं उस क्षेत्र के? देखो, मिनिमम सीमा है लेकिन मैक्सिमम सीमा कोई नहीं होती है, बल्कि जितना बड़ा संगठन होगा उतना अच्छा होगा जी। लेकिन किसी भी संगठन चलने के लिए उसकी जो योजना है, खासकर उसकी प्लानिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, की जो मतलब बिजनेस की जानकारी है वो होना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की हैं। इवन जो एफपीओ के जो डायरेक्टर उनकी भी है और साथ साथ में उसके मेंबर्स की भी है। तो सबसे जरूरी है कि हमारे जो एफपीओ हैं उनकी बिजनेस प्लान बनाई जाए। बिजनेस प्लान यानी कि वो अगले 6 महीने में क्या करेंगे, साल में क्या करेंगे, 1.5 साल में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे, और उनको अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, उसका विपणन कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सा मूल्य संवर्धन कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी तकनीकें अपना सकते हैं जिससे कि उस पूरे क्षेत्र का भला हो सके या नए नए किसान उसमें व्यवसाय शुरू हो सकें। इसमें एक स्टार्टअप का भी मामला रहता है कि कुछ हमारे एफपीओ जो है जो बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं तो वो उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेन है बिजनेस। और ये हमने एफपीओ बना लिया, लेकिन एफपीओ बनाने का तो एक काम हो गया, लेकिन जो प्रमुख काम है वो है उसका बिजनेस कैसे होगा, कैसे उसका हैंडलिंग होगी, कहाँ से हम इनपुट लेंगे, किसको हम बेचेंगे, कैसे पैक करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ये सारी की सारी चर्चा हमारे एफपीओ के बीच में होनी बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर डायरेक्टर्स के बीच में जी। और ये हमें बहुत ज़रूरी से तय करना है कि जो मौसम है, क्योंकि वो मौसम तो बदलता रहता है, उस मौसम के अनुकूल कौन कौन सी किस्में हैं। और आजकल तो भारत सरकार ने हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है जी। तो कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में जिला कृषि विभाग के साथ में, उद्यान विभाग के साथ में, और मैं तो कहूँगा जो हमारा पशुपालन विभाग है और या मछली पालन विभाग है वो भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो हमें सभी के सभी मिलके इसकी एक प्लानिंग करनी है। और इस एफपीओ के अंदर हमें ये नहीं केवल सक्षम किसान शामिल हो, बल्कि वो किसान जो बहुत छोटे हैं, मझोले हैं, नहीं शामिल होना चाह रहे, उनको भी शामिल करने का रास्ता बनाना है। बिल्कुल। इसी प्रकार से कृषक महिलाएं हैं, उनका भी योगदान इसमें होना बहुत जरूरी है। जब तक उनका योगदान नहीं होगा हम मूल्य संवर्धन को ठीक नहीं चला पाएंगे, हम अपने भंडारण की व्यवस्था को ठीक से नहीं देख पाएंगे, हम उसके जो ग्रेडिंग और ये हैं उनको भी नहीं देख पाएंगे। तो कृषक महिला आज के दिन में जो भारतीय कृषि उसमें ज़्यादा योगदान जो है महिलाओं का है, चाहे वो निराई गुड़ाई हो, चाहे वो बीज का सब भंडारण हो, चाहे हम बुआई की बात करते हैं, जितने भी रुपाई की बात करते हैं, इन सब में उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो हमारी सरकार की कोशिश ये है कि हमें हर वर्ग को इस एफपीओ के अंदर शामिल करना है और हर वर्ग की क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका समाधान कर सकते हैं या उनको कैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े,
चाहे कोई जो भी महिला है उनको भी हर किस्म के आदमी को इसमें किस प्रकार से भी उसका जुड़ाव कर सकते हैं, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहना चाहिए। और जब तक बिजनेस प्लान अच्छी नहीं बनेगी तो तब तक हम इसको अच्छा नहीं चला पाएंगे। आप हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, पूरे देश के सामने एग्जाम्पल है कि अमूल एक ऐसी संस्था है जो पूरे संसार के लिए आज एग्जाम्पल बना हुआ है, और वो भी किसानों की संस्था है। तो सरकार का सपना भी यही है कि हम किसानों को और आगे बढ़ाएं और जोड़ें। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी है कि एक साथ आगे आकर अगर आप बढ़ते हैं तो कितनी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा था कि कोई सीमा निर्धारित की गई है, नहीं, कोई सीमा नहीं है। जितने किसान इस संगठन से जुड़ेंगे उतना ही अच्छा क्रियान्वयन होगा, लेकिन योजना अच्छी तरीके से बनाई होनी चाहिए। इसके अंतर्गत किस तरह से कार्य होता है, सीईओ की भूमिका क्या रहती है, डायरेक्टर की भूमिका क्या रहती है, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में। अब ये कैसे बनते हैं, क्या लाभ मिलते हैं, ये सब हमने जान लिया, लेकिन इनके तहत कार्य कैसे होता है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग यहाँ पर पोस्ट होती हैं, जैसे हम सीईओ की बात करते हैं, डायरेक्टर की बात करते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो इन सब की भूमिका पर प्रकाश डालना चाहेंगे, हम जानकारी लेना चाहेंगे। डॉक्टर सिंह आपसे क्या कहेंगे इनको लेकर आप? बहुत अच्छी बात है। मैं उस पॉइंट पे जाऊं, कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए 2-3 पॉइंट में व्यवहारिक बात करना चाहूंगा। जो हो रहा है ये हमारे एफपीओ भाई जो इससे जुड़े होंगे उनको सीधा लाभ करेगा। ये पहला पॉइंट तो ये है, जो हो रहा है कि पहले क्या होता था कि जो उद्यमी होते थे, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती थी, एक्सपोर्टर होता था, एग्रो इंडस्ट्रीज होती थी, वो ये पूछती थी कि भाई ये इतना सा इस क्वालिटी का माल मुझे कहाँ से मिल जाएगा, कितने किसान कहाँ एकत्रित होंगे। और किसान भी पूछते थे कि हम इस टाइप का पैदा करें, इसको पैदा करें, इसको कौन खरीदने वाला है। तो सरकार ने वेबिनार करा करके इन खरीदारों, मतलब एग्रो इंडस्ट्रीज को और एफपीओज को आज अनुबंध की स्थिति में पहुंच गई है कि एफपीओज एक्सपोर्टर के साथ, निर्यातकों के साथ और प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ और बल्क बायर के साथ, जो डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह चलाते हैं, उनसे एग्रीमेंट करके होगा कि कृपया इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पाद को जो उत्पादित करने वाले हैं, पहले ही एग्रीमेंट कर लें, पहले ही अनुबंध कर लें कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। दूसरी चीज़ जो हो रही है, फिर ये व्यवहारिक है कि आज एफपीओ के उत्पाद ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही उच्च दाम पर बिक रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई चेन ही नहीं है। आप पैकेट में ब्रांड करके अच्छे से, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे और कोई ऑर्गेनिकली उत्पादित किया गया हो, सब आप प्लेटफॉर्म पर दे दीजिए। आपके एफपीओ को प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, उससे जोड़ दिया जाता है और ऑनलाइन आपको कंज्यूमर, आप ध्यान दें कि आप सीधे कंज्यूमर से जुड़ जाते हैं और कंज्यूमर को ये रहता है कि ये वो उत्पाद है जो किसान भाइयों द्वारा सीधे पैदा किया गया है, उच्च गुणवत्ता का है, और उसको खरीदने में उनकी ललक होती है और किसानों को फायदा हो जाता है और जो खरीदार हैं, जो भोक्ता हैं, उन बेचारे को अच्छा माल मिल जाता है।
तो किसान भाई फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ONDC प्लेटफॉर्म पे अपने को जोड़ें। किसान का मतलब मेरा है कि FPO, किसान उत्पादक संगठन, और उसके माध्यम से प्रोसेस करके, वैल्यू ऐड करके, ब्रांड करके अच्छे से, क्योंकि यहाँ मैं एक चीज़ और किसान भाइयों को ध्यान में लाना चाहूँगा कि सरकार खुद ही अभियान चला करके बहुत प्रकार के जो लाइसेंसेस के रिक्वायरमेंट है वो दिलवा चुकी है। चाहे वो FSSAI का लाइसेंस लेना हो वो दिलवा चुकी है, मंडी में ट्रेड का लाइसेंस लेना हो वो दिलवा चुकी है, और फर्टिलाइजर बेचने के लिए लाइसेंस लेना है वो दिलवा चुकी है, पेस्टिसाइड की लाइसेंस की ज़रूरत है वो भी कर चुकी है। अब मैं यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पे बात करूं, जो मुख्य कारण है FPO के सफल होने असफल होने। आप ध्यान देते होंगे किसान भाई, या हम सभी लोग ध्यान देते होंगे, कोई कंपनी अगर सफल होती है उसकी सफलता का क्रेडिट जाता है CEO एंड MD को, प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी जो होता है, चीफ कार्यकारी अधिकारी को। तो आप जब भी CEO रखें, आप देख लें वो कृषि से संबंधित हो, कृषि का ग्रेजुएट हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसको व्यवहारिक अनुभव हो, बहुत दूर का ना हो, और वो जब वो हो जाएगा तो आपका वो काम कहाँ से कर देगा कि वहाँ से जब फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, बेसलाइन सर्वे किया जाता है, और उसके बाद जो अंतिम परिणत होती है कि उसकी बिजनेस प्लान तैयार किया जाए, कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, एक प्रोडक्ट रखा जाए, ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा कि 2 प्रोडक्ट रखा जाए कि 3 प्रोडक्ट रखा जाए, एक प्रोडक्ट के साथ सहायक प्रोडक्ट रखा जाए, और कहाँ पर मार्केट किया जाए, तो वो पूरी व्यवस्था बना देगा। और जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल में भी इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए कि जो उनको चीजों में रुचि हो, जानकारी हो। नाते रिश्तेदारी पर मेरा सीधा प्रहार है कि किसान भाई इस चीज को दूर रखने, अच्छे लोग उसमें जोड़ें। बिल्कुल, अनुभवी और जानकार लोगों को यहाँ पर अपने साथ जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर FPO जो है अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाएगा उसके अंदर, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वो हमारे किसानों की उन्नति की राह पर भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो लगातार जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत सारे जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान FPO से मिलता है, और FPO के कार्यान्वयन में जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने भी आपको जागरूक किया है। CEO और डायरेक्टर की भूमिका बहुत बेहतरीन रहती है, तो ऐसे में उनका चयन सही तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार हमारे सभी विशेषज्ञ में जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर आ गया है, तो कम शब्दों में मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को संदेश दे हमारे सभी जो विशेषज्ञ हैं। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को आप? मैं इसमें और थोड़ी सी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जो भी अधिकारी लोग होते हैं वे सारे के सारे एक संस्कारी और ईमानदार लोग होने चाहिए। बिल्कुल, अगर ईमानदार नहीं होंगे और वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करेंगे तो वो FPO लंबे समय तक नहीं चल पाता। बिल्कुल, तो ऐसे में ईमानदारी बहुत जरूरी है, संस्कारी बहुत जरूरी है, अपने ईश्वर से डरना बहुत जरूरी है कि हम जो भी गलत काम करेंगे कहीं ना कहीं हमें पाप मिलेगा, और पाप पुण्य के साथ भी इसको जोड़ना चाहिए। अगर हम जो है गड़बड़ करेंगे, कहीं ना कहीं बेईमानी करेंगे तो पाप मिलेगा, और हम ठीक उसको निभाएंगे तो पुण्य मिलेगा। तो उसके साथ हमें जो है FPO को चलाना चाहिए। बिल्कुल सही मंशा के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, FPO में कार्य करना चाहिए। डॉक्टर डब्बास, क्या संदेश रहेगा आपका? मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे जो सहकारिता के 7 सिद्धांत हैं, उन 7 सिद्धांतों का जिस संस्था में पालन होता है वो संस्था कभी फेल नहीं हो सकती। और ये 7 सिद्धांत हमारी जितनी भी सहकारिता की किताब हैं या जितनी भी सहकारिता की कोई ट्रेनिंग होती है उनमें सबसे पहले इन पर चर्चा होती है। और इन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है, एक तो आपको पूंजी का सहयोग करना है, दूसरा ये है कि आपका चुनाव वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, चुनाव में अच्छे डायरेक्टर बने, क्योंकि डायरेक्टर को ही FPO को डायरेक्शन देना है किस तरफ ले जाना चाहते हैं। CEO का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, CEO अनुभवी होगा, जितना भी अनुभवी होगा उतना बेटर होगा। इसके साथ साथ में समय समय पे मीटिंगें होती रहें, और मीटिंगों में चर्चा होनी चाहिए कि हम अपनी संस्था की कार्रवाई, मतलब काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी इसमें चीज़ें और जोड़ सकते हैं, अगर कोई कमी आ रही तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये हमारा निरंतर एक हमारे प्रयास रहना चाहिए। इसके साथ साथ में
हमारी जो संस्था है उन्होंने दूसरी संस्थाओं से, खासकर सहकारी संस्थाओं से, एफपीओ से सहयोग करना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए। उनकी चीज़ अपने यहाँ बिक सकती है, अपनी चीज़ें उनके यहाँ बिक सकती हैं। जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। एक सोसाइटी के बारे में हमें सोचना है कि सोसाइटी के हर वर्ग को इसका लाभ मिले, और इसमें किसी प्रकार की जाति, धर्म और क्षेत्र का इसमें कोई स्थान नहीं है। सभी किसान किसान है, और किसान की परिभाषा वही है जो उसका उत्पादन कर रहा है, उस क्षेत्र में रह रहा है, वो किसान है। बिल्कुल, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे किसानों के लिए? एक लाइनर संदेश है, व्यवहारिक। जी जी। वो संदेश किसान भाइयों से ये है कि आप एफपीओ बनाए या एफपीओ में जुड़े, उसका उद्देश्य रहना चाहिए इसको उद्यमिता की तरफ ले जाना, ना कि उद्देश्य होना चाहिए किसी सरकारी योजना का लाभ लेकर समाप्त कर देना। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर संदेश दिया है हमारे मेहमानों ने, और जानकारियां तो साझा की ही हैं, हमें सभी को जागरूक किया है किसान उत्पादक संगठन के लाभ के बारे में, और साथ ही साथ हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह के कदम हमारे किसान उठा सकते हैं, सरकार द्वारा तो उठाए जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमारे विशेषज्ञ द्वारा आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं यहाँ पर, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में जान लिया आपने किसान उत्पादक संगठन क्या है, किस तरह से लाभ मिल सकता है आपको इससे जुड़ने से, और कैसे कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास आ सकता है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां जरूर आप अपने लिए लाभकारी बनाएंगे, खेती किसानी को उन्नत बनाएंगे, और किसान उत्पादक संगठन से आप जरूर जुड़ेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, किसी नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें विचार विमर्श 08@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपने जो सवाल है, सुझाव है, हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक और बात, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श, करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। टैक्स टाइमली, ये तना